रेडियो एक्टिव डिके देखा था हमने, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक, इसमें क्या देखा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई या एक अनस्टेबल एटम होता है जो कि अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करने का कोशिश करेगा, स्टेबल एटम या फिर स्टेबल न्यूक्लियाई करने का कोशिश करेगा। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक, वो क्या करने का कोशिश कर रहा है, रीअरेंजमेंट। इस दौरान क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, और इसी दौरान वो रेडिएशन से रिलीज करता है, और इसी दौरान वो क्या रिलीज करता है, पार्टिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, ठीक, इसी के आधार पर हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये 3 तरीके का डिके होता है। ठीक है, अब ये हमने देखा था ना, इंस्टेबिलिटी दोनों तरीके से हो रहा है। इंस्टेबिलिटी क्यों हो रही थी, ये या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है या तो प्रोटॉन ज़्यादा है, समझ में आ गया। दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि भाई रिलीज हो रहा था, दोनों के केस में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब इसी के आधार पर 3 टाइप्स के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के कौन कौन से रेडियो एक्टिव डिके हैं, पहला होता है अल्फा डिके, अल्फा डिके, दूसरा होता है बीटा डिके, तीसरा होता है गामा डिके। ठीक है, अब देखो अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके किया, इनमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई ये जो है ये पार्टिकल्स है। ठीक है, अल्फा मतलब अल्फा क्या होता है, पार्टिकल होता है, बीटा भी क्या है, पार्टिकल्स है, मतलब क्या रिलीज हो रहा है, पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और गामा क्या है, गामा में क्या हो रहा है, हम पार्टिकल्स नहीं रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, रेडिएशंस। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पर पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं, बट ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, रेडिएशंस है। समझ में आ रहा है, रेडिएशंस है ये। अब इसको समझते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में कि भाई अगर मान लो बाई चांस आ गया तो इसके बारे में 2-2 लाइन हमको पता होनी चाहिए। इनमें से सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, तो यहाँ से यहाँ पे जब आएंगे ना वो ज़्यादा खतरनाक होते जाएगा। समझा क्या। अब ये कोई भी एलिमेंट्स जो जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ये रेडिएशंस निकाल सके, जिसमें अल्फा बीटा और गामा जो अभी हमने देखा, ये सब प्रॉपर्टी कोई भी शो करता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई उसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। और ये कौन शो कर सकता है, ये हमको पता है कि ये अनस्टेबल एटम या न्यूक्लियाई ही कर सकता है। समझा क्या, क्लियर, यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये स्टेबल वाला क्यों करेगा। तो अब समझते हैं कि भाई इसमें कि भाई 3 तरीके का हमने देखा था, उसमें क्या आपको याद रखना है, एक होता है अल्फा डिके, ठीक है, एक हो गया बीटा डिके, ठीक, और एक तीसरा क्या देखा था हमने, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, ठीक। तो अल्फा बीटा और गामा 3 तरीके का डिके अभी हमने समझा है। ठीक है, अब इसमें हमको समझना है कि भाई अल्फा बीटा और गामा में एक्चुअली में होता क्या है। अल्फा डिके ये क्या है, तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये क्या है, ये अल्फा क्या है, ये पार्टिकल एमिशन है, ये पार्टिकल एमिशंस है। ये भी क्या है, ये भी पार्टिकल एमिशंस है। ये बीटा पार्टिकल एमिशंस है। ठीक, और इसमें भी क्या हो रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, ये क्या है, इसमें एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस मतलब रेस के फॉर्म में। तो मतलब समझ गए ना कि भाई ये क्या है, ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, रेडिएशन है। ठीक, ये रेडिएशन है। ठीक, अब समझो, देखो इसमें क्या होता है, इसमें रिलीज होते हैं पार्टिकल, रिलीज होते हैं, तो कौन से पार्टिकल रिलीज होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। समझ में क्या, इसमें क्या रिलीज होते हैं, इसमें रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करा जाता है। ये रिलीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रीएडजस्टमेंट हो रहा है ना। एक तरफ कौन सा है, एक तरफ है मैंने बताया अनस्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो क्या करेगा, रीएडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट में वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। वही 3 तरीके के डिके हम देख रहे हैं,
ठीक है, इसमें क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इसमें तो भाई पार्टिकल नहीं रिलीज करता है, क्या रेडिएशन रिलीज करता है। समझ में? इसमें क्या होता है, जब ऐसी प्रोसेस होती है तो ये एलिमेंट E1 था, ये क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट में चेंज होगा, एलिमेंट चेंज कर लेता है अपने आप को, चेंजेस इनटू E2, मतलब दूसरा एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, वही एलिमेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, क्लियर? इसमें भी एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, सेम एलिमेंट चेंजेस E1 से E2 में। ठीक, मेन चीज क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि भाई इसको रोका जा सकता है क्या? हाँ, तो इसको तीनों को ही रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए कैन बी स्टॉप्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर। समझ में आ गया? हम इसको पेपर से, एक पेपर का पीस लेकर के इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको पेपर के पीस से रोक सकते हैं। बट इस वाले को अगर रोकना है, मान लो एक ये पार्टिकल है, उसमें से 3 रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो भाई अगर ये वाला रोकना है, पेपर लगा दो, जैसे ये पेपर लगा दिया, ये रेडिएशन आ रहा है तो इसके पार नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला, ये तो पार कर जाएगा, इसीलिए इसको कैन बी स्टॉप बाई, एक एल्युमिनियम की शीट ले लो, उससे हम इसको रोक सकते हैं, एल्युमिनियम की शीट से, ठीक है। लेकिन इसको अगर रोकना है, ये वाला, ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, इसको कैन बी स्टॉप्ड बाई थिक, एक कंक्रीट की दीवार बनानी पड़ती है, ठीक है, कंक्रीट की दीवार बना के ही रोक सकते हो आप। समझ में? क्या, मान लो कि भाई ये एक मोटी सी दीवार बनाई आपने, ये रेडिएशन इस तरफ ना जाए, ये रेडिएशन यहाँ पे आप खड़े हो, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो एक मोटी सी कंक्रीट की दीवार चाहिए, तब रोक सकते हैं। समझ में? क्या, अब इसीलिए तो मान लो ये न्यूक्लियर वेस्ट है, ये न्यूक्लियर का पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब इसको डिस्पोज किया जाता है ना, जब ये वेस्ट हो गया, अब ये वेस्ट हो गया रिएक्शन होने के बाद, ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता इसको, पहले कंक्रीट का पूरा स्लैब से इसको पैक किया जाता है। समझ में आ गया? ताकि देखो, कंक्रीट से स्लैब कर दोगे तो अल्फा भी रुक जाएगा, बीटा भी रुक जाएगा और गामा भी रुक जाएगा, ये बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता, तो बाहर का जो भी इंसान है उसको खतरा नहीं है, बाहर के पर्यावरण में खतरा नहीं है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको किसी ऐसी रिमोट एरियाज में रख दिया जाता है, रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज मतलब जहां पर इंसान या फिर पर्यावरण या फिर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को इससे खतरा ना हो। और ऐसी कौन सी जगह कौन सी होती है, या तो डीप ओशियन में रख दो, डीप ओशियन, या फिर अंडरग्राउंड कर दो, कहीं पर अंडरग्राउंड रख दिया जाता है। समझ में ना क्यों किया जाता है, ये समझ गए ना? अल्फा, इतने सारे रेडिएशंस निकलते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, कैंसर हो जाएगा अगर ये आपकी स्किन को टच कर दिया तो, और लार्ज स्केल में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते आदमी। इसीलिए क्या होता है, इसको डिस्पोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कि भाई रेडियो एक्टिव डिके और उसका टाइप क्या है। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है क्या, कि भाई रिएक्शन देख रहे थे हम, कि भाई नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा क्या है, रिएक्शंस। रिएक्शंस के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई न्यूक्लियर मटेरियल समझ लो, न्यूक्लियर मटेरियल कितने तरीके के होते हैं जो न्यूक्लियर से रिलेटेड होते हैं। ठीक, एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक है फिसाइल, ठीक, एक होता है नॉन फिसाइल, नॉन फिसाइल बट फर्टाइल, ठीक, और एक है फ्यूजनेबल, ठीक है, इसको फिजनेबल भी बोलते हैं, फिजनेबल। अब समझो तीनों में फर्क क्या है। मान लो ये कोई एक एटम है, जब मैं इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, मतलब टकरा रहा हूँ उसको, बहुत हाई स्पीड में इसको टकरवा दो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये एटम अगर न्यूक्लियर फिजन, इफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट्स, अगर ये स्टार्ट कर दे तो हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई मटेरियल कैसा है, फिजनेबल है। जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम 233 फिजनेबल होता है, यूरेनियम 235 फिजनेबल होता है। समझ में आ रहा है? वैसे प्लूटोनियम 239 ये भी क्या होता है, फिजनेबल होता है। मतलब अगर इनमें मैं न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दूं
तो ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन चालू कर देंगे। न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन चालू करना मतलब क्या होता है, अभी आगे देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही तो हमको ऊर्जा मिलेगी, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसे मटेरियल जो कि ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन तो चालू नहीं करेंगे, फिजन ये नहीं कराएंगे, बट क्या करेंगे, एलिमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। अभी देखा था ना, एलिमेंट अपने आप को चेंज कर लेगा। एलिमेंट E1 था, अब वो अपने आप को चेंज कर लिया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एक एटम है, इस पर मैंने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया, ये न्यूक्लियर फिजन तो चालू नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये मैंने बम्बार्डमेंट कराया इससे, बट ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू नहीं किया, बट ये क्या करेगा, अपना नेचर चेंज कर लेगा और एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, देखो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 को जब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराता हूँ, तो ये क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। काहे में, अभी यूरेनियम था, अब ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये क्या कर रहा है, अब मैं अगर इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा दूं, अब मैं इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा दूंगा, तो ये न्यूक्लियर फिजन की ये जो रिएक्शन है ये चालू कर देगा। समझ में आ गया, मतलब देखो एलिमेंट चेंज कर लेगा अपने आप को, एलिमेंट चेंज कर लेगा। और फर्टाइल क्यों बोलते हैं इसको, फर्टाइल इसलिए, फर्टाइल मतलब जो नई चीजों को उत्पन्न कर दे, समझ में आ गया, नई चीजों को पैदा कर दे। तो देखो ये यूरेनियम क्या कर दिया, एक नई चीजों को पैदा कर दिया, किसको, प्लूटोनियम को, जो कि अब क्या न्यूक्लियर, ये इसको क्या बोलेंगे, ये फिजाइल होता है, ये फिजाइल होगा, जो कि न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन को चालू कर देगा। समझ में आ गया, ये होता है, ऐसे मटेरियल को हम नॉन फिजाइल बट फर्टाइल बोलेंगे। समझ में आ गया, और ऐसे मटेरियल्स या फिर एलिमेंट बोल लो जो क्या करा दे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा दे, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई वो कैसा फिजनेबल है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, समझ में आ गया। अभी देखा है ना सन में हाइड्रोजन कैसे काम करता है, ये सब कैसे काम कर रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में यही आ रहा है। ठीक, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं भाई, अब एक चीज समझ लो, थोड़ा सा आइसोटोप्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम समझना है हमको। लेकिन उसके पहले काम करते, पहले न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फिजन। ऐसा है कि भाई इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, ये दो तरीके का होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब वन बाय वन करके समझना है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक, अब समझो इसको, ये दो तरीके के रिएक्शन हो गए। ठीक, अब इसके सीधा सीधा डिफरेंस पूछ लेगा, इस पे लिखने को आ जाएगा, इस पे लिखने को आ जाएगा, यही समझना है इसको, पहले इसका वर्किंग समझना है आपको। ठीक, और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक, इसकी भी वर्किंग समझनी है और इसका भी एप्लीकेशन समझना है, समझना क्या। तो इसको उठाते हैं हम वन बाय वन करके। सबसे पहले कर रहे हैं अपन क्या, न्यूक्लियर फिजन। ठीक, अब समझते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक हैवी एटम होता है, हैवी एटम या फिर न्यूक्लियाई, उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको हम बम्बार्ड कराते हैं, किससे, न्यूट्रॉन से। ये है न्यूट्रॉन, इससे क्या करते हैं, हिट कराते हैं, मतलब बम्बार्डमेंट कराते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ब्रेक होगा, समझा क्या, ये टूटेगा। जब हम इसको किसी चीज से हिट कराएंगे तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा, ये इसको बोलते हैं पेरेंट, पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियाई, समझ में आ गया, पेरेंट। और ये जो दो निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डॉटर, डॉटर, डॉटर। अगर ये पेरेंट न्यूक्लियाई है तो ये क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई।
ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। और उसमें से निकलेंगे न्यूट्रॉन्स, एक नहीं निकलेगा, वो एक भी, एक और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन एस, ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वो एन कितने हैं ये क्या करता है, वेरी करता है कि आपने ये कौन सा यूज किया है, एटम कौन सा यूज किया है, उसके हिसाब से यूज करते हैं, समझा रहे। अब समझो ये ऐसे काम करता है। तो बेसिक फंडा ये है कि एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया जाएगा, किसका, ये याद रखना है आपको, हैवी एटम का या फिर हैवी न्यूक्लियाई के, ये है मेन कीवर्ड। उससे हमको, ये हैवी था, ये लाइटर न्यूक्लियाई मिलेगी ना, देखो लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये भी कैसा है, लाइटर न्यूक्लियाई। मतलब हैवी न्यूक्लियाई कन्वर्ट किस में होता है, हैवी से लाइटर में बन रहा है, हैवी से लाइटर में बन रहा है, क्लियर है ये बात, हैवी से लाइटर में बन रहा है, ठीक है। एसेंशियल, ये सबसे एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, बिना इसके कुछ चीजें नहीं होगी, समझ में आ गया। जब तक आप न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट नहीं कराओगे, न्यूक्लियस में किसका, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं हमेशा। अब ये आपको हाई स्पीड भी हो सकता है, स्पीड हाई भी हो सकती है, और इसको बोलेंगे हाई स्पीड, समझ में आ गया, और ये स्लो भी हो सकता है, ठीक है ना, स्लो भी हो सकता है, बम्बार्डमेंट कैसे भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप रिएक्शन कौन सी ले रहे हो। अभी टाइम टू टाइम हम देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे हम, हाई स्पीड न्यूट्रॉन से ही बम्बार्डमेंट कराते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा हाई स्पीड से ही करेंगे, कभी कभी हम देखेंगे स्मॉल स्लो बम्बार्डमेंट भी कराते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसमें एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो कि भाई कैसे काम करता है, तो इसको समझो। यहाँ पे लेता हूँ मैं यूरेनियम, ये है 235, समझ में आ गया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इसका मैं अगर बम्बार्डमेंट करता हूँ न्यूट्रॉन से, तो ये टूटता है, देखो ऐसे में ये होगा, ये टूटेगा, बेरियम क्रिप्टन, ठीक है ना, ये बेरियम है, ये क्रिप्टन है, ये हैवी न्यूक्लियाई है, याद रखना, ये कैसा हैवी है, ये हैवी है, ये कैसे है, लाइटर है, ये कैसा है, लाइटर है, ठीक। और इसके साथ निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक। और इसके साथ एक चीज और निकलेगी प्लस, ढेर सारी हीट, समझ में आ गया, ये क्या है, एनर्जी, किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ हीट, समझ में आ गया, ऐसे काम करता है ये, ठीक। अब एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे समझो, ठीक। अब एक चीज समझना, ये एक यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम का। अब बताओ अगर मैं 1 kg का मान लो यूरेनियम ले रहा हूँ, तो एक ही एटम होंगे कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होंगे उसके अंदर, उसके अंदर भाई मिलियंस ऑफ एटम होंगे। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझो, ये भी यूरेनियम का एटम है, ये भी यूरेनियम का एटम है, ये भी यूरेनियम का एटम है, ठीक है, ये भी यूरेनियम का एटम है, ये भी यूरेनियम का एटम है, ये भी यूरेनियम का एटम है, ये सब क्या है, एटम 1, एटम 2, ये एटम 3, ये एटम 4, ये एटम 5, एटम 6, एटम 7, ऐसे करके ये बहुत सारे एटम है कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं। अब देखो इसमें से मैंने क्या बताया था कि भाई इसमें से क्या क्या चीज निकल रही है, इसको ध्यान देना इधर, ठीक। ये एक एटम था, इसमें से देखा था 2 चीज निकल रही थी, क्या, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, बेरियम निकल रहा था, क्रिप्टन निकल रहा था, और ये क्या था, यूरेनियम। अब यहाँ से 3 न्यूट्रॉन है ना, देखो यहाँ पे, तो एक न्यूट्रॉन इसको हिट कर देगा, दूसरा न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा, तीसरा न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा, समझ में आ गया। फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक इसको हिट करेगा, एक इसको, एक इसको, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये 3 इसको हिट करेंगे, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ऐसे 3 इसको हिट करेगा, समझ में आ गया, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ऐसे फिर इसमें से 3 निकलेंगे, इसमें से भी 3 निकलेंगे, इसमें से भी 3 निकलेंगे, निकलते जाएंगे ना हर स्पेस में। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, चेन बन गई ना, ये एक चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना, ये एक चेन रिएक्शन होता है, ठीक। ऐसे नहीं होगा, ये अपने चेन रिएक्शन है, बट क्या करते हैं हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक चीज तो याद रखो, बट कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखो अगर तुमको
ये रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं होना देना है। मान लो कि भाई ज्यादा हीट नहीं चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में ही हीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब ये मान लो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, उनको हम क्या करें, उनको स्लो डाउन कर दो। स्लो क्या, एब्जॉर्ब ही कर लो उनको, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लो। हम क्या करेंगे, यहां पर देखो कंट्रोलिंग रॉड लगा दिए, समझा क्या। मान लो ये वाला कंटिन्यू रखने देते हैं, बोलते पहले रिएक्शन तो चल जाए, हम चाह रहे हैं कि ये वाली रिएक्शन चले, यहाँ तक चले, लेकिन इसके बाद हम चाह रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू न रखे, तो हमने यहाँ पर बैरियर लगा दिया। अब यहाँ से जो भी न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, इसमें से 3, यहाँ पे देखो, इसमें से 3 निकलेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसमें से 3 एब्जॉर्ब हो गए, इसमें से 3 एब्जॉर्ब हो गया, इसमें से 3 एब्जॉर्ब, इसमें से 3 एब्जॉर्ब, इसमें से 3 एब्जॉर्ब, ये सब हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, समझा क्या। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है, ये जो रॉड हमने लगाई है, इसको बोलते हैं हम क्या, कंट्रोलिंग रॉड्स। ये आगे समझ में आ जाएगा जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग देखें। ये हो गया कंट्रोलिंग रॉड्स। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस न्यूट्रॉन्स और आगे की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप। और फिर अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन कंटिन्यू रहे, तो इस रॉड को वापस से निकाल लो, इस रॉड को वापस से निकाल लोगे, वापस से ये 3 रिएक्शन फिर अपना कंटिन्यू करने लगेगा। तो याद रखना है कि ये चेन रिएक्शन होती है, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक चीज समझ लो, ये जो अभी न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ना, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट, जब हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को क्या रखते हैं, स्लो करके रखते हैं, स्लो। यहां पर जो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट हो रहा था ना, ये कैसा हो रहा था, स्लो बम्बार्डमेंट करते हैं, समझा क्या। कब, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तभी तो हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या काम होता है भाई, अगर बहुत ज्यादा, इस समय देखो यहां पर ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, ये स्लो नहीं होते, ये याद रखना, ये हाई स्पीड होते हैं, हाई स्पीड होना है। और यहां पर जो हम ये करते हैं, ये स्लो रखना है, मतलब हम स्लो से बम्बार्ड कर रहे हैं, बट जो मिल रहा है हमको कैसा मिल रहा है, वो हाई मिल रहा है। और हाई अगर मिलेगा तो भाई हमको पता है कि भाई हमारे काम का है नहीं, हमको कैसा रखना है, स्लो रखना है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर का क्या काम होता है, स्लो डाउन कर देता है। ये स्लो डाउन किसको, न्यूट्रॉन को, जो भी एमिट हुआ है, जो भी न्यूट्रॉन एमिट हुआ है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो ये वाला न्यूट्रॉन स्लो से हिट करेगा, स्लो से हिट करेगा, इसीलिए तो हम कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं ना। ये कंट्रोलेबल है, अभी लिखा है ना कंट्रोलेबल है, नहीं तो सोचो बहुत स्पीड से निकलेंगे, फिर से हिट करेंगे, फिर ये बहुत तेजी से हिट करेगा, तो ऐसे करके इकट्ठा एक्सप्लोजन हो जाएगा, समझा क्या। क्योंकि ये सब कुछ इतना सुपर फास्ट तरीके से होगा कि भाई एनर्जी क्या होगी, बहुत तेजी से रिलीज होगी। जब वो होगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ठीक है, क्या क्या समझ लिया हमने। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फिजन में पहला कि भाई स्प्लिटिंग होता है, किसका, स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई या फिर एटम, ठीक, काहे में, इनटू लाइटर एटम या फिर न्यूक्लियाई, समझ में आ गया। ये देखा हमने पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या देखा कि भाई इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट अभी देखा हमने। इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हाई स्पीड न्यूट्रॉन होगा, हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा भाई, इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी ना, एनर्जी रिलीज्ड वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई, समझ में आ गया, किससे, एज कंपेयर टू जो भी हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट, फ्यूल क्या यूज करते हैं हम इसमें, फ्यूल यूज करते हैं हम यूरेनियम, प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये नेचर में नहीं एग्जिस्ट करती, डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर ये है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मतलब ह्यूमन के थ्रू बनाया गया, समझा क्या। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर में नहीं मिलेगा, नेचर में फ्यूजन मिलता है जो सन में होता है। नेक्स्ट, इसका ये चेन रिएक्शन होता है, अभी देखा था ना चेन रिएक्शन कैसे। नेक्स्ट अभी मैंने क्या बताया, कंट्रोलेबल है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, चेन रिएक्शन भी है, कंट्रोलेबल भी है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जांपल देखो, इसका कहाँ यूज करते हैं, यूज या फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है ना, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिससे हम बिजली बनाते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं हमारे, इसी पे काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट देखो, जो एटम बम है, एटम बॉम्ब्स, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ कहाँ, ये कहाँ पे, ये सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए, और ये कहा है कि मिलिट्री पर्पस के लिए। ठीक, क्लियर है ये बात। तो इतना पता होना चाहिए किसके बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट होता है, ये याद रखना कि एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, तो ये पहली बात अपने दिमाग में लिख लो कि भाई ये कैसा है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। कहाँ मिलता है नेचुरल, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्स होते हैं, फाउंड इन ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग सन, समझा क्या। वहां पर क्या होगा कि भाई हमको क्या मिलेगा, ये वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है समझो, इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई होगा, उल्टा होता है जस्ट उसका, लाइटर न्यूक्लियाई या फिर एटम, वो अपने आप को फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब कंबाइन होकर के, फ्यूज करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई या फिर एटम। ठीक, अब सोचो, ये लाइटर है, इधर वाला लाइटर है, इधर वाला हैवियर है, लाइटर कन्वर्ट होता है हैवियर में, समझ में आ रहा है। ठीक है, लाइटर कन्वर्ट हो रहा है हैवियर में, इस दौरान क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ, एक तो लाइट के फॉर्म में भी और दूसरा हीट के फॉर्म में भी, समझा गया। इसीलिए तो सूर्य से लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, समझा क्या, लाइट भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है, समझा क्या। और इसमें से जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होगी ना, एनर्जी ऑफ फ्यूजन, वो 4 to 8 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर फिजन से भी बहुत ज्यादा होती है, समझा गया। न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी है 4 to 8 टाइम्स ज्यादा होती है। लेकिन याद रखना है आपको एक चीज, क्या कि भाई ऐसा करने के लिए ना, उधर पे सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या थी, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट। इसको ये प्रोसेस होने के लिए इसकी मोस्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है, देखो, मोस्ट एसेंशियल कंडीशन वो है दो, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इस चीज के लिए, और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, समझा क्या। ठीक, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये बहुत ज्यादा चाहिए, बिना इसके अगर ये नहीं है ना आपके पास, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये हो ही नहीं सकता, ये फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो, समझा क्या। हाई टेम्परेचर और हाई वो चाहिए आप, ठीक है। और एनर्जी कैसे निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती है, समझा क्या। लेकिन एक चीज याद रखो अभी, क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या क्या देखा अभी तक, कि भाई ये लाइटर से हैवियर में कन्वर्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, देखो 1H2 और 1H3। ठीक, ये सब क्या होते हैं, अभी छोड़ो, अभी ये सब आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के।
दो आइसोटोप ले रहे हैं हम हाइड्रोजन के, इसमें मैंने हीट और प्रेशर लगाया, हीट प्लस प्रेशर, समझ में आ गया? तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा और एक हैवियर एलिमेंट बना लेगा, हैवियर एलिमेंट, समझ में आ गया? वो कौन था, हीलियम। प्लस इस दौरान मैंने बताया एनर्जी रिलीज होगी जो कि बहुत ज्यादा होगी, न्यूक्लियर फिजन से 4 से 8 गुना। ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, लाइट प्लस हीट के फॉर्म में, इसीलिए सन से हमको हीट भी मिल रही है और लाइट भी मिल रही है, समझ में आ गया? ये हमने देखा कि लाइटर से हेवियर में कन्वर्ट हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तीसरा क्या देखा, एसेंशियल कंडीशन, सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या थी, ये देखा था कि भाई हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई बिना टेम्परेचर अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएगी, और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, बिना इसके काम नहीं कर पाएगी। ये दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, समझ में आ रहा है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। तीसरा चौथा चीज क्या देखा था हमने कि भाई इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कैसे है, 4 to 8 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का 4 से 8 गुना होगा। पांचवा चीज हमने क्या देखा कि ये नेचुरल है ना, ये तो देख लिया नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट फ्यूल, उसमें क्या यूज करते थे, यूरेनियम प्लूटोनियम, इसमें फ्यूल क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन। छठवां पॉइंट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखना, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम कंट्रोल कर पाए, समझ। और नेचर में ये चीज जो होती है ना, ये एक बार चालू होती है तो जब तक स्टार की डेथ नहीं होती ना तब तक ये कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूस टिल द डेथ ऑफ स्टार, समझ गया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक। और एक पॉइंट समझो, हमारे पास न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड ये देखो, कई कंट्री क्लेम करती है कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन है, और जो कई कंट्री ये क्लेम करती है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन में काम करता है, एटम बम न्यूक्लियर फिजन में काम करता है। कई कंट्रीज ये क्लेम करती है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन है। और इवन चाइना आर्टिफिशियल सन का क्लेम करता है, समझ में आ गया? और ये चाइना जो बोलता है आर्टिफिशियल सन, और ये काम कहाँ पे करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, समझ में आ गया? और क्या चीज बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब नाम से ही समझ में, हाइड्रोजन है मतलब समझ गए होगे, ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब और ये सब चीजें कहाँ पे काम कर रही हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। कई कंट्री क्लेम करती है, लेकिन उतना हम नहीं बोल सकते कि भाई ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे पास अंडर डेवलप्ड है। चाइना क्लेम तो करता है कि हमारे पास आर्टिफिशियल सन हमने बनाया हुआ है, लेकिन याद रखो ये आर्टिफिशियल सन वो भी कितने, ये जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है ना वो 0.001 सेकंड के लिए, मिनी सेकंड के लिए, इतने समय के लिए बस, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो होती है उसका यूज कर पा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? ये दोनों में डिफरेंसेस है, थोड़ा दोनों का डिफरेंसेस को ध्यान में रखना, ठीक है? ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन अपन ने समझ लिया, ठीक हो गया।